चलिए, तो नमन, दिव्यांशु, यस सर। आप अभी तक अगर बने हुए हैं इस सेशन में, तो आई होप आप कंपटीशन से बढ़ के एक स्टेप चीजों को और डिटेल में सीखना भी चाहते हैं, है ना? तो आई अप्रिशिएट दिस कि आप चीजों को इन डेप्थ जानना चाहते हैं कि चीजें डेवलप हुई कैसे, और कैसे उस टाइम के लोगों ने मेहनत करके काम करके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, और अल्टीमेटली आज की डेट में जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वहां तक लोग कैसे पहुंचे। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था, जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि जब भी हम एटॉमिक मास डिफाइन करते हैं, एटॉमिक मास, और उसमें ना पिछले लेक्चर में मैंने जो 1 AMU, जो मैंने मास ऑफ कार्बन एटम लिखा दिया था आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में मास ऑफ कार्बन एटम, तो वो स्लाइड्स में आई थिंक मैंने यहाँ पे 1.992647 इंटू 10 की पावर -27 लिख दिया है। वो एक्चुअल में -26 होगा, तो ये करेक्शन आप कर लेना लेक्चर नंबर 1 में। एटॉमिक मास मैंने आपसे कहा था डिफाइन करने के लिए एक नई यूनिट डिफाइन की गई, दैट इज कॉल्ड AMU। और 1 AMU मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट इज 1/12 ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्यों कार्बन को ही यूज करते हैं, वाई कार्बन इज यूज्ड। ठीक है, एक AMU डिफाइन करने के लिए कार्बन ही क्यों यूज होता है। तो अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे पीछे जाके, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले AMU डिफाइन करने के लिए जो यूनिट, जो बेस लिया गया था, वो बेसिकली कार्बन नहीं था। डाल्टन ने सबसे पहले हाइड्रोजन को चूज किया था, हाइड्रोजन को। ठीक है, फॉर द स्टैंडर्ड एटॉमिक मास। लेकिन बाद में फिर लोगों ने हाइड्रोजन को इसलिए हटा दिया क्योंकि हाइड्रोजन के जो मल्टीपल आइसोटोप्स नेचर में प्रेजेंट थे, और ये इतना ज्यादा आपस में जो है मिक्स थे कि सही मेजरमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सो हाइड्रोजन को नेग्लेक्ट क्यों किया लोगों ने? बिकॉज इट हैज मल्टीपल आइसोटोप्स, मल्टीपल आइसोटोप्स। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, तो इस रीजन से हाइड्रोजन हट गया। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि चलो हाइड्रोजन नहीं, तो दूसरी जो चॉइस आई वो थी नेचुरल O2, नेचुरल O2। और ये काफी समय तक चला। नेचुरल O2 का मतलब, जैसे अगर अभी आप कोसली में हैं, तो कोसली में जो नेचुरली ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया एटॉमिक मास यूनिट के लिए। लेकिन फिर जब आपने यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम में पढ़ा होगा कि 1960s में सभी साइंटिस्ट का एक एसोसिएशन हुआ, और उन्होंने कहा कि भैया देखो, स्टैंडर्डाइज करो थ्रू आउट द वर्ल्ड चीजों को, ताकि मेजरमेंट अच्छे से हो पाए। तो उनका ध्यान इस पे गया। उन्होंने कहा ये जो एटम का मास मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड एटम लिया गया है, वो नेचुरल ऑक्सीजन लेके चल रहे हैं लोग। लेकिन कोसली की नेचुरल ऑक्सीजन गुड़गांव की नेचुरल ऑक्सीजन से अलग हो जाती है, जर्मनी की नेचुरल ऑक्सीजन से अलग हो जाती है। तो हाउ वी कैन टेक अ स्टैंडर्ड एटम विच इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल ऑक्सीजन को भी नेग्लेक्ट किया गया फॉर यू नॉट यूनिवर्सल। ये क्या नहीं थी आपकी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी ये जो चॉइस थी आपकी। ठीक है, तब ले दे के अच्छा, लेकिन हुआ क्या, 1960s तो बहुत बाद में आई। 1960 से पहले तक जितना भी डेटा डेवलप हो गया था लिटरेचर में,
वो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मास मान के डेवलप हो गया था एटॉमिक फिजिक्स में। तो अब कोई चीज अगर आपने स्टैंडर्ड मान ली है और उसके बेसिस पे बहुत सारा लिटरेचर डेवलप हो गया है, अब आप उस स्टैंडर्ड को ही हटाना चाह रहे हो और उसकी जगह दूसरा स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो, तो जितना भी लिटरेचर उस समय तक प्रिंट हो चुका है या डेवलप हो चुका है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती नहीं। तो ये देखा गया कि हमें नया स्टैंडर्ड लेना तो है, लेकिन फिर ये जो पिछला जितना भी डेवलप हो चुका है लिटरेचर, उनमें अगर सबको चेंज करना पड़ गया तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है। तो कार्बन 12 को लेने का एक फायदा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिकॉज ऑफ ओनली दिस रीजन कार्बन 12 वाज चूजन, वन ऑफ द रीजन वाज दिस आल्सो कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानने से जो है मिनिमाइज्ड डिसरप्शन, एक ये टर्म आपको मिलेगा, मिनिमाइज्ड डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब होता है तहस नहस हो जाना। तो वो जो तहस नहस मचा लिटरेचर के अंदर स्टैंडर्ड एटॉमिक मास, मास के स्टैंडर्ड को चेंज करने से, वो कार्बन को लेने से मिनिमाइज हुआ। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा ठीक वही आया जो कार्बन, जो ऑक्सीजन के लिए था, कार्बन के लिए भी लगभग लगभग मिनिमाइज्ड चेंजेस आए, मतलब कम से कम चेंज क्रिएट हुआ। ठीक है, सो दिस इज वन रीजन। दूसरा रीजन क्या है, अब अगर हम इसके रीजंस को समझ लें, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन जो दिया जाता है दैट इज इट इज हाईली अबंडेंट। ये आई थिंक शगुन ने बताए भी थे, हाईली अबंडेंट। ठीक है, मतलब खूब आराम से मिलता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होता है ये, इट इज हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हमें कभी भी चीजें मेजर करनी है तो हम क्यों कार्बन को बेस मान के करते हैं, क्योंकि कार्बन बहुत जल्दी रिएक्ट करके कोई कंपाउंड या प्रोडक्ट बना लेता है, जिससे उस कंपाउंड और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मेजर करके वी कैन इजीली टेक अवर मेजरमेंट्स। सो ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा, मान लो तुम्हें क्लास में कोई मॉनिटर चूज करना है, ठीक है, जो उस क्लास को रिप्रेजेंट करे। अब मॉनिटर अगर इंट्रोवर्ट निकला, चुपचाप बैठा रहा किसी कमरे में, ना किसी से बात करे ना जाए, बस चुपचाप लिख दे कॉपी में जो कुछ भी है, तो फिर उस क्लास के सारे मेजरमेंट्स बड़े मुश्किल से पता चलेंगे। मॉनिटर बोल ही नहीं रहा, ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी से डिस्कशन कर रहा है, ना कहीं दूसरी लाइब्रेरी में जाके या कोई इनिशिएटिव ले रहा है। ठीक है, सो सिंस इट वाज हाईली रिएक्टिव, सो द मेजरमेंट वर वेरी इजी इन टर्म्स ऑफ कार्बन। हाँ, इसमें नमन कुछ पूछना चाहता है, बताएं नमन। सर कार्बन के भी आइसोटॉप्स तो होते ही हैं, लेकिन जैसे H2 के कार्बन होते के, हैं। आइसोटॉप्स तो कार्बन होते के ही है, आइसोटॉप नहीं, होते हैं। हाँ कार्बन के आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ नमन। C12, 13 और 14। C12, 13 एंड 14। और अब आप ये पता करना कि ये जो आइसोटोप ढूंढे गए, C12, C13 और C14, और 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, तो इनकी जो डिस्कवरी है उनमें से पहले कौन ढूंढा गया, 1H1, 1H2, 1H3 या C13, C14? 1H1, 1H2, 1H। हाँ, तो समझे आप, जब ये जो फैक्टर लिया जा रहा था तब केवल ये दोनों डिस्कवर हुए थे, ये पता ही नहीं थे, तो लोगों ने कहा कि भैया हम इसकी वजह तो ये लेंगे। बाद में इसके भी ये डिस्कवर कर दिए, तो ये वाला फैक्टर इतना प्रीडोमिनेंट नहीं रहा, जो हमने कहा इट हैज मल्टीपल आइसोटॉप। सो ये वाला फैक्टर उस समय था जब हाइड्रोजन के मल्टीपल आइसोटोप डिस्कवर हो गए थे, लेकिन कार्बन के उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखिए एक हाईली रिएक्टिव वाली चीज हो गई। ठीक, सो ये आपके बेसिकली कुछ रीजन थे जिसकी वजह से कार्बन को स्टैंडर्ड चॉइस मान लिया गया एटॉमिक मास मेजर करने के लिए। ठीक, फिर एक मेरा क्वेश्चन था आपसे,
लास्ट क्लास के लेक्चर पे बेस पे मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी एटम है, जैसे क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप हैं, ठीक है, कोई भी एटम के मल्टीपल आइसोटोप हैं, तो ये जब नेचर में पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, कि आइसोटोप 1 और आइसोटोप 2 इक्वली प्रेजेंट है नेचर में। तो मैंने कहा था कि इनकी कितनी परसेंटेज अवेलेबल है। जैसे मान लो नेचर में जो क्लोरीन है वो 75% आइसोटोप 1 के फॉर्म में प्रेजेंट है और 25% आइसोटोप 2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस। और मैंने कहा था कि आपको ये पता करना है कि ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो आपने पता किया रिलेटिव अबंडेंस कैसे पता करते हैं, बताइए। देखो, जो क्वेश्चंस मैं आपको पता करने के लिए कह रहा हूं लेक्चर के दौरान, खासकर इस तरह के लेक्चर में जो अब मैं आप लोगों के सामने कंडक्ट कर रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन लेक्चर्स में जब मैं आपको कुछ पता करने के लिए कहूं तो आप जरूर पता करिए उसको, ठीक है। आप लोग ऐसे युग में बैठे हैं जहां आंसर पता करना इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, बट क्वेश्चन क्रिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट। चैट जीपीटी रेडी बैठी है आंसर बताने के लिए आपको, बट दिक्कत ये है कि चैट जीपीटी से पूछे क्या ये नहीं पता लोगों को, ठीक है। सो बेसिकली जो टफ पार्ट है वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा लेक्चर में कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज चली गई थी, आपको अभी आ रही है आवाज, बताएं। यस नमन, लेट मी नो। ये सर अब आ रही है। हाँ ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह रहे थे कि ये जो डिवाइस आपकी होती है आईआरएमएस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक डिवाइस यूज करते हैं। इसमें एक स्क्रीन आती है जिसमें आपको बेसिकली इस तरीके के पीक्स दिखाई देते हैं, और ये जो जितने भी पीक्स बनेंगे वो बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट है एक गिवन सैंपल में, और हर पीक के करस्पॉन्डिंग यहाँ परसेंटेज मार्क रहती है और वो ये बताएगी कि इस सैंपल में कितने परसेंट वो अवेलेबल है, ठीक है।
सो ऐसा नहीं करते हम कि पूरी दुनिया में ढूंढने जाएं, हम एक पर्टिकुलर सैंपल को लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन को आपने उठा लिया एक बड़ा सा सैंपल, और फिर उस पर्टिकुलर सैंपल को एनालाइज करते हैं इस डिवाइस के थ्रू, और उस पर्टिकुलर सैंपल में कितने परसेंट जो है अवेलेबल है अलग अलग आइसोटोप, वहां से हम रिलेटिव अबेंडेंस का एक आइडिया लेते हैं। ठीक है, सो ये तो रही आपकी लास्ट लेक्चर की बात। अब शुरू करते हैं हम अपना जो नेक्स्ट जर्नी है, दैट इज न्यूक्लियस, कैसे खोजा गया और न्यूक्लियस तक लोग कैसे पहुंचे। ठीक है, न्यूक्लियस तक लोग कैसे पहुंचे इसका आंसर छुपा हुआ है इसी बात में, आइसोटोप्स पर। ठीक है, अचानक से न्यूट्रॉन नहीं खोज लिया गया, लोग आइसोटोप्स को देखकर काफी हैरान थे कि ये जो अच्छा, आइसोटोप को आइसोटोप क्यों कहते हैं, ये नाम कैसे पड़ा है इसका, क्यों ना बन, बताओ, आइसोटोप का नाम आइसोटोप कैसे पड़ा। नहीं पता सर। आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्लेस, सेम प्लेस, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है सेम प्लेस। और सेम प्लेस मतलब कहां पर सेम प्लेस, पीरियोडिक टेबल में। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को अलग से नहीं जगह मिलती है, एक ही जगह पर सारे आइसोटोपों को जगह मिलती है। क्या ये है ऐसा, ये अलग अलग जगह मिलती है पीरियोडिक टेबल में, क्यों ना मन, एक ही जगह मिलती है। एक ही जगह मिलती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं आइसोटोप। और ऐसा क्यों, पीरियोडिक टेबल में कौन डिसाइड करता है जगह, पीरियोडिक टेबल में जगह डिसाइड होती है केमिकल बिहेवियर से, केमिकल बिहेवियर। अगर किसी एटम का केमिकल बिहेवियर डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट प्लेस मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। और केमिकल बिहेवियर किसी एटम का किस पे डिपेंड करता है, अगर मैं ये पूछूं, एनी आइडिया दिव्यांशु, कोई भी एटम केमिकली कैसा बिहेव करेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डिसाइड करता है उसका केमिकल बिहेवियर। मतलब वो दूसरे एटम के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो इंटरेक्ट न्यूक्लियस के थ्रू थोड़ी करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो अगर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम है तो हम कहेंगे उसका केमिकल बिहेवियर सेम है। और जो आइसोटोप होते हैं उनमें केवल और केवल न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम। सो दिस इज द रीजन कि उनको पीरियोडिक टेबल में सेम ही जगह पर रखा जाता है, क्योंकि सारे आइसोटोप्स का जो केमिकल बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर दैट इज सेम, केमिकल बिहेवियर इज सेम। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब फिर बात उठी कि भाई अगर केमिकल बिहेवियर सेम है तो फिर इनका यूज ही क्या है, जब केमिकली ये सेम ही तरीके से रिएक्ट करते हैं तो व्हाट आर द यूज ऑफ आइसोटोप्स। हाँ बताइए, नमन सर, पूछ रहा है। हाँ, हम किसी भी एक आइसोटोप से उसी एटम का दूसरा आइसोटोप बना सकते हैं। तो अभी आते हैं उस पे कि आइसोटोप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम कमिंग ऑन दैट। बिल्कुल सही क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है आपकी। देखिए इधर, अब पहले तो बात ये आती है कि आइसोटोप सबसे पहले हाइड्रोजन की उठा लिया करा, है ना। इनफैक्ट देखो, अगर आपको ये दिख रहा हो, आपने जस्ट अभी जो पूछा है, देखो आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है Yes, sir. How can we produce isotope manually and why? है ना। सो आप ही का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं राइट वे ऑफ जनरेटिंग द क्यूरियोसिटी। तो अपने आप ही आपके अंदर ये चीज आ गई कि आइसोटोप
जनरेट कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है नेचर में मिलना, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, और एक होता है कि अगर आइसोटोप का कोई काम हम है तो फिर हम इन्हें नेचुरली बनाना भी चाहेंगे। तो दो चीजें हमारे सामने आई कि एक तो आइसोटोप को जनरेट कैसे कर सकते हैं, आइसोटोप जनरेशन मैन्युअली, और दूसरा इनका यूज, क्योंकि केमिकली तो दोनों सेम ही है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको कि जनरेट कैसे कर सकते हैं। मेथड वन, हाउ वी कैन जनरेट। तो देखो अब ये मेरा पार्ट वैसे नहीं है, ठीक है। मेरा काम था आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट करना कि आइसोटोप्स को मैन्युअली जनरेट कैसे किया जा सकता है। अब तो मैं आपको जो बताऊंगा वो आप ही पता कर सकते हो, ये लिखा हुआ है इंटरनेट पे, हर जगह दे रखा है। दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन। द राइट थिंग इज हाउ टू हाउ टू जनरेट दिस क्वेश्चन इन आवर माइंड कि आइसोटोप को क्या मैनुअली जनरेट किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। ठीक, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि अभी चलो आप कॉम्पिटिशन की फेज में हो, है ना, जब आप फ्री टाइम हो आपका, या जब कभी आप फ्री बैठे हो, ठीक है, जब आपने अपना कंपटीशन का काम पूरा कर लिया हो, तो फ्री टाइम में आप ये कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हो, कोई चीज डेवलप हुई जब। तो है देखिए मेथड वन अगर मैं बात करूं, तो अगर हम एक टर्म आप पढ़ोगे आगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी चैप्टर में पढ़ोगे आगे चल के। ये एक डिवाइस होती है जिसमें इस तरीके की चीजें हम करते हैं न्यूक्लियस लेवल पर। तो अगर एक न्यूट्रॉन को, हालांकि अभी मैं एक वर्ड न्यूट्रॉन यूज कर रहा हूँ, जबकि अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि ये कैसे है, तो मैं आज का सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि हाउ यू कैन जनरेट आइसोटोप्स। तो प्रेजेंट डे में अगर आप एक न्यूट्रॉन को न्यूक्लियर रिएक्टर में टक्कर कराएं इसके साथ, कोबाल्ट, ठीक है, 59 के साथ, कोबाल्ट के साथ, और ये स्टेबल है कोबाल्ट बेसिकली, लेकिन अगर आप इसको टक्कर कराते हैं तो एक न्यूट्रॉन के साथ टक्कर कराने से ये बन जाता है कोबाल्ट 60। तो अब आप ध्यान से देखिए, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया, यानी कि कोबाल्ट 60 इज एन आइसोटोप ऑफ स्टेबल कोबाल्ट 59। और अब क्यों कराया हमने ये, तो अब आप देखोगे कि इसका जो यूज होता है वो कैंसर की थेरेपी में यूज होता है, कैंसर थेरेपी, ठीक है। जबकि कोबाल्ट जो स्टेबल फॉर्म में है इसको यूज नहीं करते। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे केमिकल बिहेवियर सेम होता है, बट ये जो कैंसर की थेरेपी है इट इज नॉट बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने सुना होगा कीमोथेरेपी, रेडिएशंस डालते हैं, तो इट इज नॉट केमिकल बिहेवियर, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अगर दूसरा एक एग्जांपल देखें, मेथड टू, न्यूट्रॉन की बजाय, न्यूट्रॉन की बजाय अगर हम एक प्रोटॉन को, अगर एक प्रोटॉन को बहुत तेज असेलरेट कराकर, ठीक है, प्रोटॉन को बहुत तेजी से असेलरेट करा के अगर जियोन 124 इस पर अटैक करवाएं तो सीजियम बनता है, ठीक है, 123 बनता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए फिर से इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोप। और ये जो सीजियम 123 है ये बेसिकली डायगोनिसिस, मतलब ये सीजियम और ये आपस में आइसोटोप नहीं, इनफैक्ट ये आपका यूज होता है, यूज इन डायगोनिसिस ऑफ कैंसर, ठीक है ना। सो प्रोटॉन को अगर बहुत तेजी से आप इस पर अटैक करवाएंगे तो आपका ये मिलता है, और ये भी मेडिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। अब इस स्लाइड को देख के कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में, बताइए।
सर एक मेथड ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसको किसी तरह कैंसिल आउट करके प्रोटॉन को भेज दें? यार फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर अगर इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैंसिल आउट करती हुई मतलब कि जनरेट करते हैं हम फील्ड लाइंस, तो प्रोटॉन को ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकना ही नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन को ज्यादा वेलोसिटी से कैसे फेंका जा सकता है, ये कह रहे हो? नो सर, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, उसे हम कैंसिल आउट करवाते हैं। हाँ, बेसिकली प्रोटॉन को इतनी तो तेजी से फेंकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स उसको रोक ना पाए टकराने से। बिल्कुल। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम कैंसिल आउट करवाते तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। आप नहीं, देखो, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाने के लिए हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे कराओगे? वो इतनी कॉम्प्लेक्स सोर्स डिजाइन कैसे करोगे जो एटम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा दूसरा ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो तो ये न्यूक्लियस है प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ओवरऑल तो ये आपके क्या है सर, न्यूट्रल। तो अगर मैं बहुत दूर चला जाऊं यहाँ पे, तो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वी कैन नॉट कैलकुलेट। जो रेडिएशन जनरेट कर रहा है एटम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हो आप, है ना? तो एटम की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, ध्यान से सुनो बेटा, तो गॉस लॉ अप्लाई करिए। अगर मैं एक क्लोज सरफेस ले लूं नमन, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट चार्ज क्या है इस सरफेस के अंदर, जीरो। तो ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन या इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले प्रोटॉन को डिविएट करती है या चेंज करती है। इनफैक्ट एटम के आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन की वजह से जनरेट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन तो, समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन किसमें है आपका, मोशन में, वैसे भी। और अगर आप ये मान भी लें कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर सर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, या प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन है सर ये तो रेस्ट में है, ये तो कर ही रहे होंगे, तो आप गॉस लॉ भी अप्लाई करेंगे तो नेट चार्ज एटम का कितना आएगा, जीरो। ओके सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो सर अब लेकिन ये न्यूट्रॉन तो मतलब कि न्यूट्रल चार्ज होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट कैसे डालेगा? न्यूट्रॉन पे इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, न्यूट्रॉन को तो हमें भेजना है इसकी तरफ। न्यूट्रॉन को जब ये न्यूक्लियस के पास में पहुंचेगा बेटा, ठीक है, इसीलिए ये तो प्रोटॉन के लिए कह रहा था मैं आपको, जब यहाँ से प्रोटॉन आ रहे हैं। अब अगर न्यूट्रॉन को भेजा गया है कोबाल्ट 59 के पास, तो वहां हम इस तरीके का कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे। ये हमारे किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए, जो आप कह रहे थे कि इस प्रोटॉन के मोशन को ये इलेक्ट्रॉन हिंडर नहीं करेंगे सर, है ना? ओके सर। ठीक है, चलिए। तो हम डिस्कशन ये कर रहे थे कि ये देखने के बाद, और इनफैक्ट की कैसे होती है मैकेनिज्म वगैरह, तो ये हम जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी सीखेंगे कि कैसे कॉलिजन कराते हैं एक न्यूट्रॉन का एक दूसरे न्यूक्लियस के साथ। तो कॉलिजन और रिएक्शंस बिटवीन डिफरेंट न्यूक्लियाई, दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, कि कैसे दो न्यूक्लियाई को पास पास लाया जाता है, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं उसमें। ठीक है, सो फिलहाल ये केवल इसका आंसर था कि बेसिकली आइसोटोप जनरेट कैसे किया जाता है। तो एक रफली आइडिया आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टक्कर करा के हम जनरेट करते हैं आइसोटोप्स मैनुअली इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहां से कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहा है? मैं कह रहा हूं कि प्रोटॉन को टकराते हैं इससे, एक प्रोटॉन लेके ऐसे फेंकते हैं, क्या कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में? सर प्रोटॉन निकला कैसे, मिला कैसे हमें? आपको छोटे से ये बताया जाता है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना? और प्रोटॉन तो बाहर ही नहीं आ सकता। तो मेरा अगला क्वेश्चन अब क्या बनेगा कि ये जो, जैसे ही मुझे ये पता चला, देखो जैसे आप सर्च करते हो ना, एक सर्च से दूसरी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अब जो बच्चा ये सर्च करेगा हाउ आइसोटोप्स आर परफॉर्म,
तो उसको फिर ये लिखा मिलेगा कि प्रोटॉन टकराता है तो ऐसे बनता है, फिर उसके दिमाग में क्या आएगा कि प्रोटॉन कैसे टकरा रहा है, प्रोटॉन कहाँ मिल रहा है फ्री स्टेट में, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो उसका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कैन वी प्रोड्यूस प्रोटॉन, क्या हम प्रोटॉन ऐसे फ्रीली अवेलेबल करा सकते हैं बाहर, है ना। तो अब आप जब इसको सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर लकीली क्या मिलेगा, यस, करा सकता है, आज की डेट में इट इज पॉसिबल। पर उसके लिए आपको बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने के लिए। किसी न्यूक्लियस में से अगर मैं प्रोटॉन को बाहर निकालना चाहता हूं, तो सिंस दिस प्रोटॉन इज बाउंडेड with neutron and proton with nuclear forces and they are very strong, तो इस प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो आपको इसमें देनी पड़ेगी। और ये भी फिर हम कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कहाँ कहाँ फ्री प्रोटॉन मिलता है, अगर मैं आपसे पूछूं वेयर यू गेट फ्री प्रोटॉन, मतलब किन किन जगहों पर मिलता है, तो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में नहीं मिलता, ये सर आपको एच मिलता है। प्लस में नहीं मिलता। क्या कह रहे हो बेटा, एच प्लस में नहीं मिलता। एच प्लस को ही प्रोटॉन कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। हाँ अभी बस एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, इसको होल्ड करके रखो कि ये मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही जगह पे पकड़ा है आपने, ठीक है। बस एक मिनट वहां पे होल्ड करके रखो। अगर हम शुरुआत में देखें तो ये अभी अगर आपको प्रोटॉन एज ए पार्टिकल चाहिए फ्री स्टेट में, समझे आप, फ्री स्टेट में, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मुझे किसी भी टक्कर करवानी है और मुझे H प्लस चाहिए, तो वो आप H प्लस फ्री स्टेट में जनरेट कहाँ करा सकते हो, किसी पे टक्कर कराने के लिए, दैट इज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, दो न्यूक्लियाई आपस में टकराते हैं या कोई रिएक्शन होती है एक न्यूक्लियस की दूसरे न्यूक्लियस के साथ, तो उस रिएक्शन के दौरान ये जो प्रोटॉन है वो बाहर निकलता है, H प्लस बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा एक होता है कि कुछ न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, एक टॉपिक आएगा रेडियो एक्टिविटी, उसमें हम पढ़ेंगे कि इस दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस हैं कुछ तो स्टेबल है कुछ अनस्टेबल है। तो कुछ अनस्टेबल न्यूक्लियाई खुद ब खुद प्रोटॉन बाहर निकालते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती बाहर से, वो खुद ही बस अपने अंदर से प्रोटॉन निकाल देंगे और वो दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक तो होता है जिन्हें बाहर से फोर्स की जरूरत होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको बोलते हैं, और एक होता है जो खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली अपने अंदर से प्रोटॉन निकालते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, वो खुद ब खुद H प्लस बाहर निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आप कह रहे हो कि सर H प्लस को ही प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये उसी के तरीके बताए जा रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं और कब। तो ये तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई नेचुरली निकालता है, बाहर से करने की जरूरत नहीं कुछ भी। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको बाहर से दो न्यूक्लियाई को आपस में कोलाइड कराना पड़ेगा, रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब हो सकता है जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो जाके हाइड्रोजन एटम पे टकराए और इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराए, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो फिर आपको क्या मिल गया, प्रोटॉन। सो जो आपने यहाँ पर कहा कि मुझे सर इलेक्ट्रॉन हटाना है बन जाएगा प्रोटॉन, तो बिल्कुल बस यही है, एक हाइड्रोजन एटम पे आपने रिएक्शन कराई इलेक्ट्रॉन की, ये निकल गया, ये बन गया प्रोटॉन, और इसी को हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन। केवल यही एक तरीका नहीं है, और भी ऐसे तरीके हैं जिनमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई, जो हाइड्रोजन नहीं है, जो डिफरेंट न्यूक्लियाई है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और उनकी रिएक्शन के दौरान फिर क्या निकल रहा है, H प्लस, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन वे, एंड
ये आपके बेसिकली दो तरीके हैं प्रोटॉन को ऑब्टेन करने के। अब बात ये आती है कि अगर प्रोटॉन बनाए जा सकते हैं, तो अब कुछ समझ में आ रहा है आपके? अगर फ्री प्रोटॉन बना लिया आपने, बाहर निकाल लिए, ध्यान सुना बेटा, फ्री प्रोटॉन अगर आपने बाहर निकालिए तो कुछ मन में आ रहा है आपके? फ्री प्रोटॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास, तो बताइए इस फ्री प्रोटॉन को देख के आपके मन में कुछ लालच आना चाहिए। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उनको एक लाइन से फ्लो करा दें तो वो क्या बना लेती है, बताइए? बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आपने पढ़ी थी सॉलिड कंडक्टिंग वायर के लिए, उसमें हमने ये कहा था कि जब हम एक मटेरियल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? प्रोटॉन मटेरियल से बाहर कभी भी मूव नहीं करते, ठीक है? तो सिंस हमें तो पता था कि करंट होती है चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो और प्रोटॉन भी फ्लो होना चाहिए था, लेकिन उस समय हमसे कह दिया था कि प्रोटॉन जो है वो फ्लो नहीं करता, इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने में केवल इलेक्ट्रॉन का रोल है। और ये ठीक बात ही है, सॉलिड्स के अंदर प्रोटॉन जो होते हैं वो इधर उधर मूव नहीं करते, ठीक है? क्योंकि दिक्कत क्या है, ये एक एटम है, सॉलिड में एटम बहुत पास पास है, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, और साथ में इसके बिल्कुल चिपक के ये भी प्लस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी भी तो यहाँ पर ये जो मिडिल वाले के पास है, ये वाला इधर धक्का लगाएगा, ये वाला जब इस पे लगाएगा तो इस पे लगाएगा, तो नेट फोर्स न्यूक्लियस पे क्या रहता है, जीरो। इफेक्टिवली न्यूक्लियस कहीं नहीं जाते, क्योंकि एटम्स आर सो क्राउडेड दैट दे जस्ट नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर आपने देखा हो कमरे में बहुत भीड़ हो, एकदम ठसाठस भरे हो, तो अगर कोई धक्का देगा भी तो वो धक्का फील ही नहीं होगा लोगों में, बीच वाले पे कोई फीलिंग ही नहीं आएगी उसको, ठीक? दे आर सो हैवीली प्लेस्ड, नियरली प्लेस्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्स लगाती भी है तो नेट फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या रहता है, जीरो, ठीक है? लेकिन अगर यहीं पे हम चले जाएं एसिडिक एंड लिक्विड सॉल्यूशंस में, सर सॉलिड में दूर दूर है, पास पास है, तो हम थोड़ा लिक्विड में चले जाते हैं, है ना? लिक्विड में अगर हम चले जाएं, लिक्विड, एसिडिक और लिक्विड सॉल्यूशंस में जिनमें एटम इतने पास पास नहीं है, ठीक है ना, और वहां पर अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो उसमें आप देखते हो कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वहां पर रिएक्शंस के दौरान H प्लस आयन बनते हैं, और यही H प्लस आयन बेसिकली क्या है, प्रोटॉन। और ये H प्लस आयन इजिली फ्लो करते हैं, और हम कहते हैं कि इन डिवाइसेस में, बेसिकली इस डिवाइस का नाम क्या है जो हाइड्रोजन लिक्विड से बनी है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली H प्लस आयन लिक्विड स्टेट में या वेपर स्टेट में मूव करते हैं, और हम कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या है, प्रोटॉन, ठीक है? सो हियर वी कैन से कि जो प्रोटॉन से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से डेवलप होती है। अब इसका फायदा क्या है, या सर ये हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकली केस है, कोई डे टू डे लाइफ में यूज है इसका? हाँ नमन, हाँ उठा रहा है, बोले नमन।
सर अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तब भी H+ निकलते हैं, तो वो यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल एसिडिक सॉल्यूशन जहां कहीं भी लिक्विड स्टेट में H प्लस आयन मिल रहा है आपको और ये जो फ्लो हो रहा है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सर you can say that this electricity is thrown out. लेकिन ठीक है उसमें से H2O निकालेंगे कैसे? H2O निकालेंगे कैसे? वाटर भी तो निकलता है ना। अब ये चीज पे भाई कैसे H प्लस आयन और ये आयन सेपरेट करेंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है कि भाई आयंस को सेग्रीगेट कैसे करेंगे तो उतना मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा बताने में कि कैसे करता है बट यस आई कैन टेल यू दिस वन कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ H plus ion and these H plus ion are nothing but protons. Solid state में H plus ion cannot move because they are so crowded that net force of them is zero. But in liquid state it is possible. और इन पर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है अगर मैं कहूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं H प्लस आयन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तो फिर तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यूज होते होंगे यस और नो क्योंकि अब व्हीकल आ गए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो हमारे पास ऐसे व्हीकल भी हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोटॉन के फ्लो होने से बनती है उस पर बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अब मार्केट में आ चुके हैं एक आध के नाम मैं आपको बता देता हूँ जैसे एक जो गाड़ी आती है हुंडई की नेक्सो हुंडई नेक्सो और दूसरी आगे आती है टोयोटा मिराई ये जो दो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे बेस्ड व्हीकल है और इनमें जो आपकी फायदा है क्या है कि इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रोटॉन के फ्लो करने से या H प्लस आयन के फ्लो करने से इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी एकदम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं उसको क्लीन या प्योर इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है रेयरेस्ट केस होता है उसमें पॉल्यूशन ना होने का ठीक है और बस दिक्कत एक ये चीज है बस इसमें कि दे आर वेरी कॉस्टली ठीक है इसीलिए ये गाड़ियां इतनी फेमस नहीं होती लेकिन ऐसे देश जहां पर पॉल्यूशन इज अ मेजर टॉपिक तो वहां पर इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप इस तरीके के व्हीकल यूज करें जिनमें कोई भी आपका जो पॉल्यूशन है ये तरीके का डेवलप ना हो तो अभी अगर मैं थोड़ा सा क्विकली समराइज कर दूं हमने डिस्कशन किया था आइसोटोप्स का और आइसोटोप्स का डिस्कशन करते करते देखो हम कहाँ तक चले गए है ना आइसोटोप के डिस्कशन पे कि आइसोटोप क्या होते हैं ठीक है फिर वहां से हम पहुंच गए कि भाई उनका केमिकल बिहेवियर फिर हम उनके यूज पे चले गए कि भाई आखिर उनका यूज क्या है उनको जनरेट कैसे करते हैं और वहां से पता करते करते फिर हम इस पे चले गए कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन एक्चुअली फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं पर अगर करता है तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बनाते तो पता चला बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी लेकिन सॉलिड्स में नहीं लिक्विड स्टेट में बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और फिर अगर लिक्विड स्टेट में बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ हो रहा है तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो रहा है और फिर हमें डे टू डे लाइफ में पता लग गया कि अच्छा ये जो व्हीकल है हुंडई नेक्सो और टोयोटा मिराई ये बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड है सर इसके अंदर फिर हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही करते तो हैं बार बार हाइड्रोजन डालनी पड़ती? हाइड्रोजन फ्यूल सेल ठीक है ना कंप्रेस करके भरी जाती है ओके सर। ठीक है सो आप ये देख सकते हैं कि जब आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो कैसे कैसे आप सही क्वेश्चन क्रिएट करते हुए क्यूरियोसिटी के साथ जब आप पढ़ते हैं तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज खुलती चली जाती है आपके लिए और आप चीजें सीखते चले जाते हैं
ठीक है। अब हम कहते हैं कि आइसोटोप, ये तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है आइसोटोप ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि इन आइसोटोप के बारे में एक और बहुत दिलचस्प चीज क्या थी कि जैसे मैंने क्लोरीन का आइसोटोप ले लिया 2। अब थोड़ा सा आप उसी जमाने में चले जाओ जब लोगों को ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज है। केवल ये डेवलप हो गया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन का मतलब H+ आयन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ये था लोगों को कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। अब जब क्लोरीन के 2 आइसोटोप देखे गए, इसका मास था M1 और इसका मास था M2। दोनों के मास अलग अलग हो गए, लेकिन जब दोनों के चार्ज को मेजर किया गया तो दोनों का चार्ज सेम था। इसका मतलब लोगों को लगा कि बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका नंबर तो सेम है, इनका नंबर क्या है, सेम। और न्यूक्लियस पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो भी सेम है। फिर ये मास अलग अलग क्यों हो गए, क्या है आखिर इनके अंदर ऐसा कि मास अलग अलग हो गए। तो बहुत दिनों तक इसके बारे में लोग सोचते रहे, क्योंकि ये क्या था आपका ऑब्जर्वेशन, दिस वाज ऑब्जर्वेशन। आइसोटोप बेसिकली क्या था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब हमने एनालाइज किया तो इट वाज एन ऑब्जर्वेशन। ये लोगों का एक ऑब्जर्वेशन था यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो आप उसी समय में चले गए, उसी दुनिया में चले गए और अब आपके सामने ये पिक्चर आई है, आपको नहीं पता कुछ भी अभी। ठीक है। तो जब आपके सामने पहली बार ये पिक्चर आई तो आप कैसे सोचोगे कि व्हाई दीज मासेस आर डिफरेंट, क्या आइडिया लगा सकते हो आप, बताओ क्या रीजन हो सकता है, सोचिए। हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर केवल क्या होते हैं, प्रोटॉन। केवल क्या होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटॉन मतलब H+। तो उस समय पे जो पहला एक, देखो कितना बेसिक आइडिया लगाते हैं लोग, ऐसा थोड़ी कोई बहुत महान लोग हुए थे उस सदी में और अब हम बहुत डम पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। उस समय भी बहुत नॉर्मल और बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी गेस मारते थे लोग चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उस समय भी पहले क्या हाइपोथेसिस दी गई, एक हाइपोथेसिस बनाई गई। हाइपोथेसिस मतलब ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी बनाना। तुम बना सकते हो ना मन कोई थ्योरी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं सर। बना सकते हो। देखो मान लिया मैंने, ध्यान से सुनना बेटा, मान लिया मैंने इसका मास इसके मास से डिफरेंट है, मुझे मास डिफरेंट करना है, चार्ज सेम रखना है। तो क्या मैं ऐसे मान सकता हूं कि इसमें 4 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें 3 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस का मास इसीलिए क्या है, अलग अलग। इसमें क्या दिक्कत है बताओ भाई, न्यूक्लियस का मास अलग अलग करना है तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो इसमें ज्यादा प्रो, मान लो M1 ग्रेटर देन M2 मिला मुझे, तो मैं क्या मानूंगा कि इसमें ज्यादा प्रोटॉन है इसमें कम प्रोटॉन है, यही ना। यस सर। और फिर इसमें गड़बड़ क्या हुई, लोगों ने क्या कहा कि अगर इसमें 4 प्रोटॉन मान रहे हो और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। इसने कह दिया, पहले तो ये कह दिया था कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें भी और इसमें 3 प्रोटॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये आइसोटोप नहीं हुए।
क्योंकि इनका केमिकल बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगर इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कर दिए तो फिर तो केमिकल बिहेवियर ही डिफरेंट हो गया। तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं मानेंगे आप, बाहर इलेक्ट्रॉन तो सेम ही मानना पड़ेगा, क्योंकि इनका केमिकल बिहेवियर दोनों का क्या है, सेम। तो बोले कि बाहर अगर डिफरेंट है नहीं और एटम मुझे न्यूट्रल करना ही है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप देखो जरा, ये टोटली न्यूट्रल हो गया, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। केमिकल बिहेवियर आउटर वाले से डिसाइड होता है, तो केमिकल बिहेवियर भी सेम हो गया। और बस क्या मान लिया गया कि आइसोटोप्स ऐसे दो एटम होते हैं जिनमें बाहर के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और जरूर इनके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हाइपोथेसिस बनाएगी सबसे पहली बार, जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे उस टाइम पे, तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने ये हाइपोथेसिस दी कि जरूर इस आइसोटोप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तभी इसका केमिकल बिहेवियर तो सेम है लेकिन मास क्या है, डिफरेंट। क्योंकि ये 3 प्रोटॉन लेके घूम रहा है और ये 4 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। ठीक है, और लोगों ने फिर ये भी कहा कि एक बार यार एक बात बताओ, इसका मास, ये इलेक्ट्रॉन का मास बोले तो बहुत नेग्लिजिबल है, तो वो जो मेनली है वो 4 प्रोटॉन की वजह से और ये 3 प्रोटॉन की वजह से। अब इसमें बताओ क्या दिक्कत है, इस थ्योरी में लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं लगी। लोगों ने कहा हो गया एक्सप्लेन सब कुछ, देखो आइसोटोप एक्सप्लेन हो गए, है ना। तो बहुत समय तक ये हाइपोथेसिस चलती रही कि इन आइसोटोप्स, presence of electron was assumed inside nucleus, inside nucleus। समझे, वो तो बाद में भला हो किसका, फिर रदरफोर्ड का, बोर्स का, ठीक है, श्रोडिंगर का, हेजनबर्ग का, जिन्होंने बाद में जब क्वांटम फिजिक्स डेवलप की तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो अब ये आप हायर क्वांटम फिजिक्स में स्टडी करते हो कि बाद में जब धीमे धीमे क्वांटम फिजिक्स डेवलप हुई तो लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अंदर 0 है, 0। ठीक है, अब ये उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया बोर के मॉडल के बाद, जो क्वांटम फिजिक्स लगा के वेव नेचर बांध के, तो जो उन्होंने मॉडल डेवलप किया उससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि ये जो हाइपोथेसिस है ये रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो फिर लोगों ने कहा अच्छा, तो फिर बताओ आइसोटोप क्यों है, बताइए आइसोटोप क्यों है। तो लोगों ने कहा कि यार देखो, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन धीमे धीमे देखा गया कि क्लोरीन की बजाय बाद में ये देखा गया कि खुद हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप मिल गए लोगों को, 1H1, 1H2 एंड 1H3। अब लोग और ज्यादा एकदम अचंभे में आ गए कि यार अभी तो हम क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन सोच रहे थे, अब तो खुद हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप हो गए। मतलब 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे मिल गए, 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे मिल गए जिनके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, और इन तीनों का मास अलग अलग है, इन तीनों का मास अलग अलग है, एक्स वाई जेड। हाँ, नमन कुछ पूछना चाह रहे, बताओ नमन। सर इतने पुराने टाइम में ये कैसे पता चला इसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या कम है? एक बार फिर से बोलो, क्या क्या बेटा।
सर इतने पुराने टाइम में ये कैसे पता चला कि प्रोटॉन इसमें जाता है या इसमें जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसमें जाता है इसमें जाता है? देखो बिल्कुल ठीक बात है। उस समय एक डिवाइस डेवलप हुई थी, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये उस समय डेवलप कर लिया था लोगों ने। थॉमसन ने भी इसी का यूज किया था बेटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये बेसिकली क्या मेजर करके देता था, ये एक तो मास मेजर करवा देता था कि मास कितना होगा, ठीक है, किसी भी न्यूक्लियर का या एटम का। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, ये हमने न्यूट्रलिटी के बेसिस पे बताया कि ओवरऑल ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, तो कोई भी एटम परफेक्टली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब बाहर अगर जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना, एक ओके इलेक्ट्रॉन सर। तो अंदर भी फिर एक ही चार्ज होगा, यहाँ पर भी एक ही प्लस होगा, यहाँ पर भी एक ही प्लस होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इस मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस को यूज करके ये देखा गया कि हाइड्रोजन भी तीन जो है आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट है। और अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं। हाइड्रो देखो, क्लोरीन के न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, उसी को प्रोटॉन कहते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के ही अंदर घुस जाएं, तो अब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से छोटा जो है, हम उस समय कुछ मानते ही नहीं थे। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन कहते थे, और हम ये मानते थे कि हर चीज दुनिया दुनिया का हर न्यूक्लियस इन्हीं प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो लोगों के दिमाग में ये गया कि मैं इसी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को उठा के देखता हूँ कि आखिर ये इसका नेचर क्या है। तब समझ आएगा कि क्यों कुछ एटम्स के न्यूक्लियस का मास अलग है और कुछ का अलग है। तो जब लोगों ने हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को स्टडी करने के लिए हाइड्रोजन का सैंपल उठाया, तो उसमें उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ ये देख के कि उस सैंपल में ही तीन तरह के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस दिख गए उनको। अब उन्होंने कहा कि यार अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नमन? यस सर। एक्सपेक्टेशन ये थी, एक्सपेक्टेशन वाज कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड आना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, वो कोई भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उठा लो, सबका मास सेम होना चाहिए, क्योंकि उससे छोटा कुछ और भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि इनका जो मास है, इनका जो मास है वो 1:2:3 के फॉर्म में मिला। तो फिर ये लगा कि जरूर ये जो 1h2 है, ये जो दूसरा न्यूक्लियस है, ये भी किसी से मिलकर बना हुआ है, ये भी किसी से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इसका मास इससे जस्ट डबल है। क्लियर? तो यस। एक तो ये समझ आया कि एक तो इसके न्यूक्लियस का मास होगा x, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ और मास है। देयर इज समथिंग विच इज देयर। तो लोगों ने कहा कि कैसे कैलकुलेट करें इसको। तो देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेशन की यहाँ पर उस समय लोगों ने, उन्होंने कहा कि जो ये 1h1 है, इसको हम बोलते थे प्रोटियम, ठीक है, और इसी को हम ओरिजिनल प्रोटॉन मानते थे, ओरिजिनल प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका मास जो है वो x ले गया, ठीक। और इसको जब देखा तो ये लगभग लगभग mp के इक्वल आ रहा था, मास ऑफ प्रोटॉन के। तो लोगों ने कहा ये तो प्रोटॉन है भाई। फिर जब 1h2 उठाया, 1h2, इसका नाम था ड्यूट्रियम। और जब इसका मास मेजर किया, तो वो निकल के आया वाई। तो इन्होंने देखा कि ये वाई जो है वो एक्स से ज्यादा है, चलो पता करते हैं कितना ज्यादा है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, वाई को एक्स में से घटाया, वाई माइनस एक्स किया। प्रोटॉन से कितना ज्यादा मास है, ठीक है। तो वो जब कैलकुलेट किया वाई माइनस एक्स, तो वो इनको मिला अगेन एम पी के इक्वल, एम पी।
मतलब वाई और एक्स का जो डिफरेंस था वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। देन फिर 1s3 पे गए, ट्रिटियम जिसको बोलते हैं, और इसका जब मास मेजर किया जेड, और जेड को पता करना चाहा कि वो एक्स से कितना ज्यादा है, तो सरप्राइजिंगली रिजल्ट मिला 2 MP। 2 MP। तो यहां से क्या कंक्लूजन समझ आ रहा है बताओ नमन, कि ये जो आपके आइसोटोप्स हैं इनमें जो ये एक्स्ट्रा मास है होना तो चाहिए था MP तीनों का, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा मास अवेलेबल है वो प्रोटॉन के मास के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। इसका मतलब जरूर इनके न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ ऐसा है जो प्रोटॉन तो नहीं है लेकिन प्रोटॉन के बराबर का मास रखता है, प्रोटॉन के बराबर का मास रखता है। और कभी कभी 2 टाइम्स हो जाता है, कभी 3 टाइम्स हो जाता है, कभी 4 टाइम्स। तो इसीलिए आइसोटोप बनते हैं। तो अभी यहां तक केवल ये कंक्लूजन निकाला गया कि अगर किसी एटम के 2 आइसोटोप हैं तो उसमें प्रोटॉन के अलावा इन प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम होगा, प्रोटॉन का नंबर तो सेम है दोनों में, लेकिन कुछ है इसके अंदर ऐसा जो मल्टीपल्स में प्रेजेंट है और डिफरेंट डिफरेंट है। और ये जो चीज है इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है, बट वो क्या है वी डोंट नो टिल नाउ। उस पर कोई चार्ज है या नहीं है वी डोंट नो। तो केवल इतना कंक्लूजन निकाला गया ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स्ट्रा मैटर इनसाइड द न्यूक्लियस which has which has mass which is almost equal to mass of proton। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स पार्टिकल मान लेते हैं। तो ये जो एक्स मैटर है इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है। अभी इनफैक्ट ये भी नहीं माना गया कि कोई पार्टिकल है, बस इतना मान लिया गया कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ मास प्रेजेंट है, और वो जो टोटल मास प्रेजेंट है इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द प्रोटॉन। और अगर इंटीग्रल मल्टीपल है इसका मतलब टुकड़ों में ही होना चाहिए। टुकड़ों में 2 टुकड़े हैं तो 2 MP, 3 टुकड़े हैं तो 3 MP, 4 टुकड़े हैं तो 4 MP, है ना? अभी तक ये नाम नहीं किया गया कि भाई ये सब थ्योरी थी, दिस ऑल वाज थ्योरी एंड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऐसा माना गया कि ऐसा होता होगा, वी डोंट नो। अगेन जो ऑब्जर्वेशन था वो लिया गया और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये हाइपोथेसिस बना दी गई। दिस वाज एक्चुअली ए हाइपोथेसिस। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता होगा। यस नमन। सर ये कैसे पता चला कि ये न्यूट्रॉन है वो अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये कैसे पता चला? देखो, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये ऐसे ही पता चला क्योंकि हम एक्चुअल में न्यूक्लियस होता क्या है, प्रोटॉन का कलेक्शन। यस सर। और अब हम प्रोटॉन में ही घुस गए, समझे आप? जब तक क्लोरीन डिस्कस कर रहे थे तब तो हम सोच रहे थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हो। लेकिन बाद में जब ये कह दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, तो फिर हमने सोचा कि आखिर न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। तो लोगों ने कहा चलो प्रोटॉन को पकड़ के देखते हैं। और प्रोटॉन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन को, यस सर। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को, यस नो हाइड्रोजन प्लस को। यस सर। तो लोगों ने जब हाइड्रोजन प्लस को भी स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि हाइड्रोजन प्लस में भी एक्चुअल में मास अलग अलग है। इसका मतलब ये जो दूसरा इसका एटम है इस ये भी किसी ना किसी एक्स्ट्रा मटेरियल से मिलकर बना है न्यूक्लियस।
केवल प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही एक था तीनों में प्रोटॉन कितना था, एक ही है, यस सर। लेकिन इनके मास अलग अलग है। इसका मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी, ये जो 1H2 है, इसका न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो है, लेकिन इसके अलावा भी फिर कुछ और मटेरियल है। ओके सर। समझ आ गई? यस सर। हाँ, तो अब फिर वो चीज कैसे पता चली, तो इनके डिफरेंस से कर करके ये पता लगा कि ये जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो प्रोटॉन के मास के मल्टीपल के टर्म्स में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा मास है वो या तो MP हो सकता है, या 2MP हो सकता है, या 3MP हो सकता है, या 4MP। इतनी हाइपोथेसिस केवल दे दी गई। अब आपके आते हैं वो पर्सन जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली 1932 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये प्रूफ किया कि ये जो एक्स्ट्रा मास है न्यूक्लियस के अंदर अदर देन प्रोटॉन, ये जो एक्स्ट्रा मास है ये एक्चुअल में एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास से इक्वल होता है। ये प्रूफ किया 1932 में जेम्स चैडविक। आपने इनका नाम सुना होगा बेसिकली, आप तो यस जेम्स। सर। ये वो पर्सन है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि ये जो पार्टिकल है इसके अंदर वो एक्चुअल में क्या है, एक पार्टिकल है। ये जो एक्स्ट्रा मास है वो ऐसे ही फैला हुआ है, ये भी टुकड़ों में है, और ये जो टुकड़े हैं, ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली क्या है, एक पार्टिकल। और ये उन्होंने कैसे प्रूव किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया किसके ऊपर, बेरिलियम न्यूक्लियाई के ऊपर। बेरिलियम, देखो आप पूछ सकते हैं ना कि भाई उसने भी कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि उसने न्यूट्रॉन देख लिया आंखों से। ठीक, देखो उसने कैसे प्रूव किया, उसने अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि उस समय ये अल्फा पार्टिकल जनरेट करने की मशीन तो थी, रदरफोर्ड ने भी यूज की, तो उसने अल्फा पार्टिकल बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्ड कराए। और जब इनके ऊपर बॉम्बार्ड कराए तो उसने देखा कि एक रेडिएशन बाहर निकल रही है। इस टक्कर के बाद इस न्यूक्लियाई से एक रेडिएशन बाहर आ रही है, और इस रेडिएशन को जब उसने थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि ये रेडिएशन न्यूट्रल है। दिस रेडिएशन इज न्यूट्रल। ठीक है, तो उसे बड़ा, और उसकी एनर्जी भी मेजर की, ई नॉट एनर्जी है और न्यूट्रल रेडिएशन है। रेडिएशन न्यूट्रल है या चार्ज है, ये कैसे पता करते थे उस समय, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर दें और इस रेडिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसका सीधी निकल रही है रेडिएशन, तो हम कहते थे कि इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। और अगर रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर हम कहते थे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो 1932 में न्यूट्रल रेडिएशंस केवल एक ही डिस्कवर हुई थी उस समय तक, जिनको हम बोलते थे फोटोन। ठीक है, लोगों ने कहा ये रेडिएशन किससे मिलकर बनी है, तो उसने कहा ये न्यूट्रल रेडिएशन है, तो लोगों ने कहा न्यूट्रल रेडिएशन तो फोटोन होता है। प्लैंक ने ये और आइंस्टाइन ने डेवलप कर लिया था उस टाइम तक। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये न्यूट्रल रेडिएशन फोटॉन्स है जो है। तो उसने कहा कि देखो ये भी हो सकता है। उसने सोचा कि मैं अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम न्यूक्लियस पे टक्कर कराऊंगा तो इसका जो न्यूक्लियस है वो टूट जाएगा, और इसके अंदर जो भी है प्रोटॉन प्रोटॉन, और अगर न्यूट्रॉन भी होंगे तो वो भी न्यूट्रॉन टूट के बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो उसका पर्पस ये था बस अल्फा पार्टिकल को इससे टक्कर कराने का कि न्यूक्लियस टूट जाए और जो भी इसके अंदर है वो बाहर दिख जाए। और जब उसने ऐसा किया तो ये जो रेड कलर के जो थे उसे नहीं पता था पहले कि ये न्यूट्रॉन है।
तो उसे जो एक रेडिएशन मिली वो न्यूट्रल मिली। तो उसने तुरंत लोगों से कहा कि भाई देखो ये न्यूट्रल रेडिएशन मिली है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर था जो प्रोटॉन के अलावा था। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, न्यूट्रल रेडिएशन बेसिकली फोटोन, ये कुछ और नहीं है, एनर्जी निकल रही है और वो फोटोन होती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं है। अब वो दिन रात इसमें लग गए कि यार क्या सच में ये फोटोन है या ये कुछ और है, ये न्यूट्रल रेडिएशन। तो यहां पर उसने दिन रात एक कर दी इस इस कॉलिजन की इक्वेशन को स्टडी करने में। उसने इसका कुछ मास कंसीडर किया, इसकी कुछ एनर्जी कंसीडर की, फिर इस बेरिलियम न्यूक्लियाई का मास कंसीडर किया, इसकी एनर्जी कंसीडर की, फिर टक्कर करने के बाद, इस टक्कर के होने के बाद इन दोनों के मास और एनर्जी को स्टडी किया। ठीक है, सर इसके अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन ही क्यों निकलेंगे? प्रोटॉन भी निकल सकते थे, लेकिन प्रोटॉन जो निकले होंगे उसे उसने डिफ्लेक्ट करा दिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही जो प्रोटॉन निकले होंगे वो नीचे गिर गए होंगे, लेकिन कुछ रेडिएशन अनडिफ्लेक्टेड निकल रही होगी। तो वो बेसिकली इन्हें स्टडी करना चाह रहा था। जो नीचे इकट्ठे हो गए वो तो आपके प्रोटॉन हो गए, तो उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? यस सर। सर तो ये भी एक तरीका हो सकता है प्रोटॉन निकालने का। हाँ तो बिल्कुल ऐसे ही निकलता है कि यही तो है न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने कहा था ना आपको कि प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान निकलते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यस सर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, तो आप सुनिए ध्यान से। फिर उसने क्या किया कि इस इक्वेशन में उसने इसका मास और एनर्जी, इसका मास और एनर्जी, इसकी मास और एनर्जी ई नॉट तो मेजर कर ही ली थी। और उसने ये मान लिया कि चलो मान लिया ये फोटोन है। उसने क्या कहा कि लोग जो कह रहे हैं मैं वही मान लेता हूँ। ठीक, उसने कहा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को फोटोन मान के स्टडी करूं, तो इसके बाद चैडविक ने पेन और पेपर पर बैठा, पेन और पेपर पर बिना किसी एक्सपेरिमेंट और डेरिवेशन के उसने ये प्रूफ किया कि if we assume this radiation consists of photon, then using conservation of energy and momentum, theoretically he derived the expression of energy of radiation. Energy of radiation. और वो जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आई थियोरेटिकली, वो एक्सपेरिमेंटली जो एनर्जी मिली थी उससे बहुत ज्यादा थी, उससे बहुत ज्यादा थी। यहां चैडविक ने माइलस्टोन अचीव किया और उसने कहा कि देखो अगर हम उस रेडिएशन को फोटोन से मिलकर बना हुआ माने, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम अप्लाई करने पर इस पूरी इक्वेशन में जो इस रेडिएशन की एनर्जी निकल रही है, दैट theoretical energy is much greater than the practically observed value of energy. इसका मतलब ये फोटोन नहीं है, दिस इज नॉट फोटोन। इज दैट क्लियर? यस सर। और फिर उसने कहा कि अगर मैं इसको जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड वैल्यू ई नॉट है, अगर इसको मैं इन इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी और मोमेंटम में अप्लाई करूं, तो वहां से उसने इस पार्टिकल का जो मास कैलकुलेट किया। सरप्राइजिंगली द मास ऑफ दीज पार्टिकल्स कितना निकल के आया होगा सोचो, जो इस रेडिएशन में निकल रहे थे। प्रोटॉन के मास के बराबर। It was almost equal to mass of proton. Or this was the history created at that time. Theoretically, he has calculated the value of mass of the particle which consist in this radiation, which are present in this radiation, based on the conservation of linear momentum and conservation of energy. और उसने प्रूफ किया कि ये जो न्यूट्रल रेडिएशन है
वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के इक्वल है। और जब ये प्रूफ हो गया तो पहले जो हाइपोथेसिस बनी थी वो हाइपोथेसिस यही तो थी कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रेजेंट है जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है। और इसने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि देखो जब मैंने अल्फा पार्टिकल इससे टक्कर कराई तो प्रोटॉन तो नीचे आ गए और बाद में जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है और उनका जो चार्ज है वो 0 है। तब जाकर उन पार्टिकल्स का ऑफिशियल नाम 1932 में निकल के आया और उनका नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो। यस सर। और फिर इस चीज के चलते 1935 में चैडविक को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज। ठीक है, क्योंकि इनको थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट बोलते हैं बेटा, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये लोग थ्योरेटिकली चीजों को डिराइव करने में बिलीव करते हैं। हाँ ये वही है चैडविक। हेलो 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 हेलो। अब आज की क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी क्योंकि जो है आइंस्टीन आ गए। आइंस्टीन आ गए है ना। हेलो हेलो, देख रहे हो? ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई ये स्टडी किया। और इसके बाद जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। और ये माना गया कि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं एंड प्रोटॉन भी होते हैं। हाँ, तो इसके बाद न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है? ओके सर। ओके बेटा, चलो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। ठीक है, बाय करो, बाय बाय। गुड नाइट। हाँ, बंद।